हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाज इजियर एंड लेस रिस्की, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसका मतलब है कि सबको ये राइट मिल जाता है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें ट्रांजेक्शन्स कर सके, उनमें ट्रेड किया जा सके। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इम्प्लाइज अ राइट टू ट्रांजैक्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स विद फॉरेन कंट्रीज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो इट वाज अ टफ एंड चैलेंजिंग जॉब. When there is completely free capital account convertibility, then anyone means any Indian can dispose of his assets in India and take the money out of the country without hindrance. कि अपनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सारी बेचें और आप पैसे जो है वो बाहर ले जा सकते हैं. Although the rupee is not fully convertible in capital account, yet in respect of some elements, it had some convertibility on capital account earlier. तो हमें ये नहीं देखना पहले क्या था, हमने देखना कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है. So it was really a challenging job. So full convertibility of currency including on the capital account convertibility should have certain preconditions. वो preconditions क्या हैं? कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें होनी ज़रूरी हैं. नंबर 1 इज़ डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. नंबर 2 इज़ डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज जो हैं दे शुड हैव मोर कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतियोगिता करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें. थर्ड इज़ द कंट्री शुड हैव ट्रेड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो किस तरीके की है, वो क्या ट्रेड को और डेवलपमेंट को प्रमोट करती है. तो ट्रेड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट आपका हायर बढ़ता चला जाना चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ इज़ द कंट्री शुड हैव एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट. ठीक है, कि आपकी औद्योगिक नीति सही हो और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर सके, अट्रैक्ट कर सके, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है एक तरह से व्यावसायिक वातावरण जो व्यापार के लिए होता है वो फेवरेबल होना चाहिए. फिफ्थ इज़ द कंट्री शुड हैव कंफर्टेबल करंट अकाउंट पोजिशन. ठीक है, तो चालू खाता जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए. और लास्ट इज द कंट्री शुड हैव एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. विदेशी मुद्रा के भंडार होने चाहिए अर्थव्यवस्था में. तो तब आप फुल कन्वर्टेबिलिटी यानी कि करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों साइड जो है वो कह सकते हैं. अब यूज़ क्या है, इससे जस्टिफिकेशन क्या है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी यानी कि करंट और कैपिटल अकाउंट की. तो कन्वर्टेबिलिटी, इसके मेरिट्स देख लेते हैं पहले. द कन्वर्टेबिलिटी और द फ्लोटिंग ऑफ रूपी वुड इंडिकेट द ट्रू वैल्यू ऑफ इट. तो कन्वर्टेबिलिटी होगी तो मार्केट में आपकी अगर रुपए की क्या वैल्यू है वो समझ आ जाएगी. इफ़ द फ्री मार्केट रेट वर हायर देन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज देन एक्सपोर्टर्स विल बी बेनिफिटेड. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैव हाई इम्पोर्ट कंटेंट. To that extent, a higher market determined rate of exchange can reduce profitability of exports. यानी कि आपके वैल्यू, आपकी रुपये की वैल्यू अगर सही है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा. लेकिन आपके एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा कब होगा? जब उन्होंने सारा सामान खुद अपने देश के सामान से मैन्युफैक्चर किया है. यानी कि इम्पोर्ट कंटेंट ज़ीरो है तो एक्सपोर्टर्स को मैक्सिमम फ़ायदा है. लेकिन जैसे से इम्पोर्ट कंटेंट यानी कि आपने अपने एक्सपोर्ट वाली वस्तु को कितना, उसमें जो रॉ मटेरियल, कितना इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल लगाया है, उतने ही आपके प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे क्योंकि आपको इम्पोर्ट भी तो पेमेंट करनी है उसमें से. ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्ट कंटेंट ज़्यादा होगा तो फ़ायदा नहीं होगा. अ हायर एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी कैन स्टिमुलेट द रिमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस. डेफिनेटली जब रुपी का रेट ऑफ एक्सचेंज हायर होगा तो विदेशों से भारतीय पैसा आसानी से भेज पाएंगे क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी द इलीगल रिमिटेंसेस वुड नॉट रिमेन अट्रैक्टिव. जब पता है कि मार्केट रेट पर आपको पैसा ज़्यादा मिल नहीं रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो गवर्नमेंट को बताकर ही करेंगे, फिर इलीगली पैसा छुपा कर नहीं ले जाएंगे. इफ़ अलॉन्ग विद कन्वर्टेबिलिटी देयर इज लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, देयर वुड बी एन इफेक्टिव डिटरेंट टू द स्मगलिंग ऑफ गोल्ड. ओके, और अगर गोल्ड का भी लिबरलाइजेशन हो जाता है तो डेफिनेटली आपका गोल्ड का स्मगलिंग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. और द फुली convertible currency can result in automatic self balancing of total foreign receipts and payments. ऑटोमेटिकली जब फ्री फ्लो होगा, मार्केट रेट डिटरमिन होगा तो डिमांड सप्लाई से सब कुछ डिटरमिन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होगी. ऐसा कहा जाता है, प्रैक्टिकली होगा या नहीं
नहीं पता। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी विल एनेबल द इंडियन इन्वेस्टर्स टू होल्ड इंटरनेशनली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। तो भारतीयों के लिए भी तो रहेगा ना कि वो विदेशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखो अपना पूरा फॉरेन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्या अवगुण है इसकी। If difficulty arises in keeping the current account balance under control, the free market exchange rate is likely to rise steeply. है, तो इस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चालू खाते को बैलेंस रखें, तब भी हमारा कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी काम करेगी। इफ फुल कन्वर्टेबिलिटी कॉजेज एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अगर आपका रुपी जो वो एप्रिशिएट होता चला जाता है, ठीक है, तो उस केस में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे। इफ़ देयर इज एप्रिसिएशन ऑफ रुपी कंसिक्वेंट अपॉन इट्स फ्री कन्वर्टेबिलिटी, द imports are likely to increase and have adverse effect on BOP। ठीक है, एप्रिसिएशन कब होता है, पहले अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर $1 जो है वो 70 रुपये का है, ठीक है, और $1 अब अगर 50 रुपये का हो गया, तो ये एप्रिसिएशन हो गया ना, है ना, कि $1 को की पेमेंट के लिए हमें 70 रुपीज़ देने थे, लेकिन अब हमें 50 देने हैं, पहले से कम। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू रुपी टर्म्स में पहले 70 रुपये थी, अब 50 रुपये हो गई, यानी कि या रुपए की वैल्यू पहले हमें 70 देने पड़ते थे, अब उससे कम 50 में ही हमें मिल रहा है, तो रुपया एप्रिशिएट हो गया, डॉलर डीप एप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्टर्स को तो आप देख सकते हैं ना कि $1 के बदले में पहले 70 मिलते थे और अब उन्हें 50 मिलेंगे, तो उन्हें तो नुकसान होगा। लेकिन इंपोर्ट्स क्योंकि सस्ते हो गए, है ना, तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो इसलिए ये स्टेबिलिटी लानी ज़रूरी है। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कैन ग्रेटली स्ट्रेंथन द स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज एंड कंसिक्वेंटली इंस्टेबिलिटी इन द होल सिस्टम। तो स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि करेंसी फ्रंट पे FII, FDI, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में या मार्केट में डिमांड सप्लाई, ठीक है, करेंसी की डिमांड सप्लाई, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप मेरिट्स, फुल कन्वर्टेबिलिटी का मीनिंग, उसके मेरिट्स ही मेरिट्स हो गए। अब देखिए इंडिया के केस में, इंडिया में जो है कमेटी बनाई गई 28 फरवरी 1997 को। RBI इंस्टीट्यूटेड द कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, CACK नाम से फेमस है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SS तारापोरे, फॉर मेकिंग अ रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए कमेटी सेटअप की गई 97 फरवरी में, राइट। सो तो उन्होंने क्या देखना था कि जो हमने कंडीशंस देखी हैं, तो इंडिया के लिए क्या कंडीशंस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने पॉलिसी मेजर्स बताने थे, कैसा एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा। और मई 97 में बहुत जल्दी ही जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, अब हमें ये समझना है, क्योंकि इन रिकमेंडेशंस में से गवर्नमेंट ने डिफरेंट फेजेस में प्रैक्टिकली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो पहली रिकमेंडेशन है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAC शुड बी स्प्रेड। CAC मीन्स capital account convertibility. The implementation of CAC should be spread over a period of 3 years, 97, 98 to 99, 2000. This implementation should be sequenced with progress towards attainment of preconditions स्टिपुलेटेड फॉर द रेलिवेंट ईयर। ठीक है, हर वर्ष में डिफरेंट फेजेस में थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हर वर्ष की कुछ डिफरेंट कंडीशंस होंगी, क्योंकि एक फ्रेमवर्क भी तो बनाना पड़ेगा, एक पूरा सेटअप अप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी को। तो वो देखना एक तो the implementation of measures should be accelerated or decelerated depending upon the assessment made by authorities। तो ये कोई ब्लैंकेट नहीं है कि अनाउंसमेंट हो गई तो इम्प्लीमेंट हो गया, नो। हर साल गवर्नमेंट प्री कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करती जाएगी और उसमें तेज़ी लानी है, मतलब उस इम्प्लीमेंटेशन को तेज़ करना है या उसे कम कर देना है, एक्सेलरेशन करना है या एक्सेलरेशन करना है, वो रियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किया जाए, तो विद कॉशियस जो है, विद बहुत सावधानी के साथ। सेकेंड इज़ द क्रूशल प्री कंडीशंस फॉर CAC इन इंडिया। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इंडिया में आप खुद भी देख सकते हो पूरी हुई कि नहीं हुई। फिस्कल कंसोलिडेशन, अब मैंडेटेड टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन आपका जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल डिसिप्लिन है, डेफिसिट बजट है, उस पर फोकस है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन,
सेकेंड। थर्ड, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग प्लस शेयर मार्केट प्लस इंश्योरेंस, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस लगाई। अब देखते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन क्या कहती है कमेटी। कमेटी स्पेसिफाइड दैट सेंटर्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, ये रेशो निकाली जाती है कि आपके जीडीपी का कितना % राजकोषीय घाटा है। इट शुड बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 4.5% इन 97-98 टू 4.2% इन 98-99, फर्दर टू 3.5% इन 99-2000। तो जीडीपी का 4.5% जो घाटा था 97-98 में, उसे कम करके 4.2 और फिर 3.5 2000 तक लाना है, अलॉन्ग विद रिडक्शन इन स्टेट्स डेफिसिट एंड क्वासी फिस्कल डेफिसिट। तो हर राज्य को भी अपने जो बजट का घाटा अनाउंस इतना करते हैं उसको कमी करनी है, ठीक है। सेकंड है जो मैंडेटेड इन्फ्लेशन रेट है, कमेटी सजेस्टेड दैट इट शुड बी ऑन एवरेज 3.5% रेट ओवर द 3 ईयर पीरियड। ऑन एवरेज 3 साल का निकाल के देखेंगे, 3.5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन मैंडेट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट शुड अलोन बी कॉम्पिटेंट टू मेक एन अल्ट्रेशन इन द मैंडेट अंडर क्लियर कट। तो पार्लियामेंट का रोल आ गया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड था स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो वित्तीय प्रणाली है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। द कमेटी स्पेसिफाइड दैट द इंटरेस्ट रेट should be fully deregulated। इंटरेस्ट रेट को deregulated means मार्केट पे छोड़ दिया जाए। 1997-98 there should be no formal और informal control on interest rate। RBI अनाउंस नहीं करेगा, ठीक है। द एवरेज इफेक्टिव कैश रिजर्व रेशो, CRR पढ़ा है आपने, कैश रिजर्व रेशो विच वॉज 9.3% इन 97-98 शुड बी reduced to 3% इन 99-2000। तो एक तरह से चीप मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मोर क्रेडिट क्रिएशन की बात करें। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPAs क्या होता है, वो लोन्स जो बैड लोन्स बन जाते हैं, जो आपके बैंक्स ने, फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया और वो वापस नहीं आया, ना आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो NPA होते हैं आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs should be drastically reduced from the tentative estimate of 13.7% of total advances in March 97 to 5% in 99-2000। यानी कि 3 ही साल में 13.7% से जितना इंडिया में लोन दिया जाता है उसका 13.7% वापस नहीं आता, ठीक है, और उसे हमें कम करके 5% पे लाना है। मीन फाइनेंशियल प्रूडेंस करनी है, बैंक्स को स्ट्रिक्टली काम करना है। इन एडिशन अ फ्यू इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये 3 तो मेजर हो गए ना, फिस्कल कंसोलिडेशन, मैंडेटरी टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे ध्यान देना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे देना है, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इट शुड बी असेस्ड। तो इस सबका मूल्यांकन साथ के साथ करना है। अगली रिकमेंडेशन क्या है, एज रिगार्ड्स द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, कमेटी फाउंड दैट कंट्रीज दैट हैड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वर लेस वनरेबल टू बैक ट्रैकिंग एंड रीइम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल। ऐसा होता है ना कई बार कि सरकार ने लिबरलाइजेशन कर दिया और इकॉनमी की अर्थव्यवस्था जो इतनी डगमगा गई डिफरेंट पैरामीटर्स की टर्म्स में कि आपको फिर से नियंत्रण लगाना पड़ा, फिर से वापस अपने पुराने नीतियों पे आना पड़ा। तो ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि ऐसा कब किन कंट्रीज़ में नहीं हुआ है जिनके अपने फंडामेंटल्स मीन्स आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की और इकोनॉमी कितनी मैच्योरली बिहेव कर रही है, वो अगर नहीं है तो ये सक्सेसफुल तभी होती है। द कमेटी ऑब्जर्व दैट मोस्ट कंट्रीज कंसिडर स्ट्रॉन्ग BOP, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो 2 कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फिस्कल कंसोलिडेशन की, फाइनेंशियल सिस्टम की, ये अगर परफेक्ट हैं तो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, तभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जा सकता है इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए और बाकी सब के लिए, ठीक है। उसके बाद द कमेटी मेड नेक्स्ट इज द कमेटी मेड सेवरल रिकमेंडेशंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर CAC। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, पूरा एक हमें एक ड्राफ्ट कह लीजिए कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा होता है तो कैसे मेंटेन होगा। दिस इंक्लूडेड द क्या क्या फाइनेंशियल सिस्टम होगा, रिमूवल ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस, बाजार की अपूर्णताओं को ख़त्म करना है, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट लाइबिलिटीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए जो रेजिडेंट है इस देश के और नॉन रेजिडेंट दोनों को फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा,
ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन हमें सीखना पड़ेगा। मोर स्ट्रिंजेंट कैपिटल एडिक्वेसी, बैंकों की जो पूंजी पर्याप्तता है वो प्रूडेंट होनी चाहिए, बैंक फेल होने की पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। एंड प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और हम अपने जैसे हम अपना घर का बजट सॉलिड रखते हैं, सेविंग्स रखते हैं, लिक्विडिटी भी रखते हैं, तो बैंक्स को भी, फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एन इफेक्टिव सुपरविजरी सिस्टम, और उस पर जाँच जो है, जाँच पड़ताल RBI को करनी पड़ेगी। Next is the CAC committee made recommendations about the timing and sequencing of a series of measures faced over 97 to 2000 period. ठीक है, टाइमिंग एंड सीक्वेंस कैसे कैसे क्या इंट्रोड्यूस करना है वो देखा जाएगा। ठीक है।